हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। आज मैं वन ऑफ माय फेवरेट मूवी बताने वाली हूँ जिसका नाम है द इंटर्न। मूवी की शुरुआत में हम बेन को देखते हैं जो करीब 70 साल के होते हैं और इनकी पत्नी कुछ समय पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। तब से उनके जीवन में बहुत ही खालीपन होता है और इस खालीपन को मिटाने के लिए बेन काफी कुछ चीजें ट्राई करता है। जैसे अब पूरी दुनिया घूम के आते हैं, नए नए लोगों से मिलने के लिए स्टारबक्स में जाया करते थे, अलग अलग किताबें पढ़ा करते थे और अपने हॉबीज पे ध्यान दिया करते थे। लेकिन फिर भी उनके जीवन का खालीपन इन सारी चीजों से गया नहीं। उन्हें बार बार एक चीज खाई जा रही थी कि वो लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं। इसीलिए एक दिन जब वो मार्केट में रहते हैं तब वो और उनकी एक दोस्त कैमरन एक जॉब का पोस्टर देखते हैं जहाँ पे उस कंपनी को सीनियर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कुछ सीनियर लोगों की जरूरत होती है। दरअसल ये अबाउट द फिट नाम की कंपनी थी, यानी काफी फेमस ऑनलाइन शॉपिंग का एक स्टार्टअप था और जो भी कैंडिडेट्स थे उन्हें काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रेज्यूमे बनाना था जहाँ पे उन्हें अपनी लाइफ के बारे में बताना है, फिर इंटरव्यू होगा। बेन इन सब के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और कैमरन जाते हुए बेन को जबरदस्ती किस करती है और बेन को डेट के लिए पूछती है, लेकिन बेन काफी अनकंफर्टेबल होता है। बेन घर आने के बाद अपने इंटरव्यू का वीडियो बनाने लगते हैं और कंपनी को सेंड करते हैं और उन्हें तुरंत इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। बेन का इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है और उसे इस प्रोग्राम के लिए चुना जाता है। ये पूरा एक स्टार्टअप रहता है। तो वही हम अबाउट द फिट स्टार्टअप की फाउंडर ज्यूल्स को देखते हैं जो कि कस्टमर कॉल अटेंड कर रही थी क्योंकि गलती से कुछ ब्राइड्समेड्स के ड्रेस गलत कलर में शिप हो गए थे और अब कस्टमर के शादी में प्रॉब्लम आने वाली थी। इसीलिए वो कस्टमर को अपना पर्सनल नंबर देती है और जल्द से जल्द प्रॉपर ड्रेस सेंड करने का वादा करती है। ज्यूल्स अपने काम के लिए काफी पैशनेट रहती है और हमेशा बिजी रहती थी। उसे गंदगी जरा भी पसंद नहीं होती और इसी कारण से ऑफिस में एक टेबल रहता है जिसपे काफी सारी चीजें सब लोग आके डालते थे, जिसे देख हमेशा जूल्स को बुरा लगता था। पूरी कंपनी वही संभालती थी और उसे ऑर्डर से लेके शिपमेंट तक प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में कैसे पहुंचता है, ये सारी चीजें वो बारीकी से देखा करती थी। और इस कंपनी ने पिछले 1.5 साल में ही काफी तरक्की की होती है, जिसके कारण उसका पूरा स्टाफ कई बार रात भर भी काम किया करता था। अब जूल्स जब ऑफिस में होती है तभी कैमरन आता है, उसका कलीग, और उसे बताता है कि सीनियर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत एक इंटर्न को चुना गया है और वो डायरेक्टली उसके अंडर काम करेगा। पहले तो जूल्स मना करती है और वो बताती है कि बुजुर्ग लोगों को कैसे मैनेज करना है उसे पता नहीं है और उसकी स्टाइल काम करने की काफी अलग है, वो बेन के साथ काम नहीं कर सकती। लेकिन कैमरन उसे बताता है कि गवर्नमेंट के अनुसार हमें एक इंटर्न को रखना ही है। बेन का प्रोफाइल काफी अच्छा है, वो तुम्हें भी काम में काफी मदद कर सकता है और बेन को डायरेक्टली जूल्स के अंडर काम करने के लिए रखा जाता है। इस प्रोग्राम के तहत और भी इंटर्न शामिल होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। अब अगले दिन जूल्स की असिस्टेंट बेकी बेन से मिलती है और जूल्स से मिलने के लिए उसकी एक मीटिंग सेट करती है। अब शाम को बेन जूल्स से मिलने के लिए जाता है। जूल्स फर्स्ट टाइम बेन को देखती है। ऑफिस में कैजुअल्स अलाउड थे लेकिन फिर भी बेन हमेशा प्रॉपर फॉर्मल में आया करता था। ये देख वो काफी इम्प्रेस होती है और उसे बताती है कि अभी मेरे लिए तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो दूसरे डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफर मैं कर सकती हूँ जहाँ पे आपको थोड़ा आराम भी होगा। लेकिन बेन मना करता है और कहता है मुझे आपके साथ ही काम करना है। और जाते हुए वो बेकी को कहता है कि अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बोल दीजिए। यहाँ पे हम बेकी को देखते हैं, वो भी जूल्स के पूरे स्केड्यूल को मैनेज करते करते बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हुई रहती है। अब रोज बेन आता था और बेकी से कोई ना कोई ऑर्डर का वेट करता था, लेकिन उसे काम के लिए काफी दिनों तक कुछ भी ईमेल नहीं आता। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगा, खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। बेन काफी खुशनुमा इंसान होता है, अपने आसपास के कलीग्स के साथ भी उसकी काफी अच्छी दोस्ती होती है और नई नई चीजें सीखने लगता है। यहाँ तक कि लैपटॉप में काम कैसे करना है ये भी उसका कलीग सिखाता है। अक्सर वो ऑफिस में लोगों की मदद करने लगता है जिसे खुद जूल्स भी नोटिस करती है। अब अगले दिन जूल्स और कैमरन की एक मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पे बेटी फाइनली बेन को एक काम देती है कि जूल्स के शर्ट पे एक दाग गिरा था, इसीलिए वो शर्ट लेके ड्राई क्लीनिंग में देना है। इसी दरमियान जूल्स कैमरन के साथ एक मीटिंग में होती है जिसमें कैमरन बताता है कि कंपनी के इन्वेस्टर चाहते हैं कि हमें कंपनी के लिए एक नया सीईओ लाने की जरूरत है, यानी जूल्स को हटा के एक दूसरा सीईओ। ये सुनते ही जूल्स काफी इमोशनल होती है क्योंकि ये कंपनी उसने खड़ी की थी अकेले और आज उसे ही इन्वेस्टर हटाना चाहते थे। और जूल्स इमोशनल होकर कैमरन से पूछती है कि आखिरकार इन्वेस्टर ऐसा क्यों चाहते हैं। मैंने अकेले इस कंपनी को खड़ा किया है, मैंने इस कंपनी के 5 साल
साल के प्रॉफिट और सेल्स को पिछले 1.5 साल में पूरा किया है। फास्ट ग्रोइंग कंपनी है अपनी, तो मुझे क्यों हटाना चाहते हैं? तो कैमरन कहता है दरअसल यही कारण है, हम इतने स्पीड में तरक्की कर रहे हैं कि आगे जाके हम अपने ही पेस को पकड़ नहीं पाएंगे। इतने जल्दी की सक्सेस के कारण हम जल्दी लॉस में भी जा सकते हैं। पूरा स्टाफ ओवर टाइम कर रहा है, तुम खुद भी ओवर टाइम कर रही हो, हर मीटिंग में लेट होती हो। इसीलिए अगर एक्स्ट्रा सीईओ तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा तो तुम्हारे लिए भी काफी इजी होगा। लेकिन यहाँ पे पता होता है कि जब नया सीईओ आएगा तो जूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं रहेगी और वो अपने तरीके से कंपनी नहीं चला पाएगी। कैमरन आगे बताता है कि इन्वेस्टर्स ने 5 अलग अलग सीईओ को शॉर्टलिस्ट किया है, उनमें से सबका तुम्हें इंटरव्यू लेना है और तुम्हें चुनना है। लेकिन इसी दरम्यान बेन वहाँ पे आता है, ये कॉन्फिडेंशियल बातें सुन लेता है जिससे जूल्स थोड़ी नाराज होती है और फिर उसे अपना शर्ट दे देती है। अब मीटिंग के बाद बेन जूल्स को देखता है तो वो बार बार रोए जा रही थी। अब जूल्स का मूड ठीक करने के लिए अगले दिन बेन ऑफिस में जल्दी आता है और जिस टेबल पर सारे लोग फाइल्स और कचरा डाला करते थे वो पूरा साफ कर देता है। जब जूल्स ऑफिस में आती है तो वो इंस्टेंटली टेबल को देख के काफी खुश होती है और बेन के लिए पूरा स्टाफ तालियां बजाता है। दरअसल यहाँ पे बेन के लिए जूल्स एक इंस्पिरेशन थी कि कैसे वो एक हाउसवाइफ से बिजनेस वुमेन और सीईओ बनी थी। इसीलिए तभी हम फियोना को देखते हैं जो इन हाउस मसूस थी। बेन को वो काफी अट्रैक्टिव लगती है और बातों बातों में वो अपना कार्ड दे जाती है डेट के लिए पूछने के लिए। अब उसी दिन दोपहर को बेन ऑफिस की खिड़की से देखता है जूल्स का ड्राइवर ड्रिंक कर रहा था। ये देख वो सीधा नीचे ड्राइवर के पास जाता है और कहता है कि अभी जूल 2 मिनट में आने वाली है, तुम उसे बता दो कि तुम गाड़ी नहीं चला पाओगे वरना मैं ड्रिंक एंड ड्राइव की कंप्लेंट कर दूंगा। अब ड्राइवर डर जाता और जैसे ही जूल्स आती है तब भी ठीक ना होने का रीजन दे देता है। फिर बेन उसे ड्राइव के लिए हेल्प करता है। अब जूल्स पहले सीईओ कैंडिडेट से मिलने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी माँ का फोन आता है जहाँ पे जूल्स बताती है कि वो अभी बिजी है, रात में कॉल करेगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम हमेशा बहाना बनाती हो बिजी होने का ताकि हमसे बात ना करनी पड़े, और इसी कारण से जूल्स अपनी माँ से चिढ़ जाती है। अब आगे जूल्स की पहले सीईओ कैंडिडेट के साथ मीटिंग होती है और जूल्स को वो सीईओ और उसके काम करने का तरीका पसंद नहीं आता, इसीलिए उसे रिजेक्ट करती है। फिर बेन जूल्स को घर छोड़ता है जहाँ पे हम जूल्स के हस्बैंड मैट और उसकी बेटी पेज को देखते हैं। जूल्स का हस्बैंड घर के कामों के साथ साथ अपनी बेटी पेज का भी ख्याल रखता था। करीब 1.5 साल पहले जूल्स ने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था, तभी मैट ने अपना करियर जूल्स के लिए छोड़ दिया था ताकि जूल्स अपना स्टार्टअप शुरू करे। उस वक्त किसी को तो घर संभालने की जरूरत थी और उनकी बेटी का भी ख्याल रखना था जिसकी जिम्मेदारी मैट ने उठाई थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैट को ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी और वो अपना करियर मिस कर रहा था। जूल्स अक्सर बिजी रहा करती थी और इसी कारण से इनकी शादी टूटने के कगार पे आई। इन दोनों के बीच में बहुत ही दूरियां बढ़ गई थी। अब यहाँ पे अगले दिन सुबह 5 बजे बेन को बेटी का कॉल आता है। वो बताती है कि जूल्स का ड्राइवर आज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अब बेन को 6:30 बजे जूल्स को उसके घर से पिकअप करना है। बेटी उसे बताती है कि तुम जब घर पहुंचोगे तब एक बार बेल मारना और गाड़ी में आके वेट करना। अब बेन सुबह सुबह जूल्स के घर पे चला जाता है और बेल मार के वो जा ही रहा था तभी मैट दरवाजा खोलता है और बेन जो कि एक बुजुर्ग था इसीलिए वो उसे कॉफी के लिए इन्वाइट करता है, जहाँ पे बेन जूल्स की बेटी पेज से भी मिलता है और ये तीनों बातें करने लगते हैं। और तभी हम जल्दबाजी में जूल्स को आते हुए देखते हैं। वो बेन को घर के अंदर देख के थोड़ी सरप्राइज होती है क्योंकि जूल्स अपने लाइफ को लेके काफी प्राइवेट होती है। इसी दरम्यान जूल्स ने एज अ कस्टमर अपने ही कंपनी से एक टॉप ऑर्डर किया था जो कि डिलीवर होते वक्त ठीक से डिलीवर नहीं हुआ था, जिसका वो फोटो ले रही थी। फिर जूल्स पेज को स्कूल छोड़ने के लिए निकलती है बेन के साथ। अब कार में जूल्स अपना काम कर रही थी तभी बेन उससे बातें करने की कोशिश करता है और कहता है कि कैसे मैट काफी हेल्पफुल हाउस हस्बैंड है। तभी जूल्स उसे कहती है कि हाँ, मैट का काफी अच्छा करियर था और वो अभी पेज के लिए घर पे रुका है। लेकिन जूल्स को ये पर्सनल बातें जो बेन कर रहा था वो पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसी वक्त कैमरन को मैसेज डालती है कि बेन को दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर दे क्योंकि वो पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत बातें कर रहा है। आगे वो पेज को स्कूल में छोड़ती है तभी बाकी बच्चों की माएँ जूल्स को देख उसके सामने ही उसे जज करने लगती है कि ओ आज तुम्हें टाइम मिला, तुम छोड़ने के लिए आई हो पेज को, तुम इतनी बिजी रहती हो, तुम्हें हमारा ईमेल तो मिला नहीं होगा, लेकिन अगले बुधवार को हम एक लंच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और तुम्हें कुछ डिश बनानी है, लेकिन तुम तो बिजी रहोगी राइट, इससे अच्छा तो तुम बाहर से ही खरीद लो। लेकिन उतने में ही वो औरतें रुकती नहीं है, आगे कहती है कि हाँ और तुम्हारे जगह पे मैट लेके आ सकता है क्योंकि तुम तो ऑफिस में
में रहती हो हर टाइम। अब जूल्स इस क्रिटिसिज्म को हंसते हुए टाल देती है और पेज को गुड बाय करके कार में बैठ जाती है। लेकिन इस बात से वो काफी परेशान होती है कि औरतें ही कैसे उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो घर में ना बैठते हुए अपना कुछ क्रिएट करना चाहती है। इसीलिए बेन भी उनकी बातें सुनकर उसे भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद जूल्स अपने कुरियर के वेयर हाउस में जाके अपने स्टाफ को कुछ टिप्स देती है पैकेजिंग कैसे अच्छे से रहे। इसीलिए जूल्स अपने काम को लेके काफी पैशनेट रहती है, छोटी छोटी चीजें उसे अच्छे से चाहिए थी। फिर वे लोग ऑफिस जाते हैं। अब ऑफिस में बेन एंड फियोना की भी काफी अच्छी दोस्ती होती है। उसी रात अब सारे लोग जाने के बाद जूल्स अकेले काम कर रही थी। तभी वो बेन को देखती है, वो भी उसका वेट कर रहा था। दरअसल बेन हमेशा बॉस के जाने के बाद ही घर जाया करता था। जूल्स पिज्जा खा रही थी, इसीलिए वो भी अपना डिनर शेयर करने के लिए आती है। दोनों भी बातें करने लगते हैं। वो उससे पूछती है कि आप पहले कहाँ काम किया करते थे, तो वो बताता है कि वो फोन बुक नाम के कंपनी में काम किया करता था, जो कि 40 साल पहले इसी बिल्डिंग में उसका ऑफिस हुआ करता था। और जूल्स का जो ऑफिस होता है उसके साइड में ही प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, जिसका बेन इंचार्ज था। यानी इस पूरे बिल्डिंग का बेन के साथ काफी पुराना रिलेशन था, जिसे सुन जूल्स भी काफी सरप्राइज होती है। फिर दोनों भी अपने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करते हैं और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती होती है। बेन फेसबुक का अकाउंट ओपन कर रहा था और जूल्स उसे मदद करती है और उसका प्रोफाइल बना के एज अ फ्रेंड ऐड करती है और दोनों का भी काफी अच्छा बॉन्ड बनने लगता है। फिर वो जूल्स को घर छोड़ता है। अब बेन के पॉजिटिव पर्सनालिटी का असर जूल्स पे भी हो रहा था और अगली सुबह वो कार देख के काफी खुश होती है, ये सोच के कि बेन रहेगा। लेकिन ट्रांसफर के कारण एक दूसरी बुजुर्ग इंटर्न होती है उसे लेके आने के लिए। ये देखे जूल्स को याद आता है कि उसी ने उसका ट्रांसफर किया था और उसे काफी बुरा लगता है। वो इमीडिएटली कैमरन को कॉल करके बेन की लोकेशन पूछती है, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के लिए कॉफी लाने गया था। जूल्स वहां जाके उससे माफी मांगने लगती है, उसे बताती है कि वो लोगों से जल्दी ओपन अप नहीं होती, लेकिन बेन के कारण वो खुद को काफी फोकस्ड एंड काम महसूस करती है। वो फिर से उसकी टीम में शामिल होता है। अब ऑफिस में आते ही जूल्स बेकी को बताती है कि अब तुम्हारे साथ बेन भी काम करेगा, लेकिन बेकी ये सुन के काफी दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि जूल्स उसे रिप्लेस कर रही है और जूल्स के जाने के बाद वो जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन तभी बेन जेसन को इशारों में बुलाता है, जो बेकी का एक्स बॉयफ्रेंड था और उसे काफी पसंद किया करता था, और वो बेकी को सहारा देने लगता है, जिसे बेकी और जेसन की भी दोस्ती होती है वापस। बेन बेकी को समझाता है, तुम्हारा ही काम आसान करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे आने से तुम कभी कभार ऑफिस से जल्दी भी निकल पाओगे और अपने दोस्तों के साथ घूम फिरोगी। ये सुनते ही बेकी भी शांत हो जाती है। थोड़े समय के बाद हम जूल्स को देखते हैं, जो अपने टीम के साथ अपने परचेसिंग की रिपोर्ट देख रही होती है। उसने बेन को एक काम दिया था और वही रिपोर्ट लेके बेन वहाँ पे आ जाता है। वो अपने रिपोर्ट के अनुसार बताता है कि जिन जिन शहरों में हम ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, उन शहरों से हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन जिन जिन शहरों में हम बहुत ही कम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे शहरों में, वहाँ पे लोग ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। तो हमें ऐसे ही छोटे छोटे शहरों में फोकस करना चाहिए, जिससे हमारा सेल्स और भी बढ़ सकता है। इतने कम समय में उतनी सारी रिपोर्ट बनाई थी, इसीलिए सब लोग बेन की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन वो सबको बताता है कि दरअसल उसकी ये मदद बेकी ने की है। और जूल्स को अपनी गलती का रियलाइज होता है कि सुबह उसने कैसे बेकी से बात की थी। यानी यहाँ पे बेन के कारण जूल्स का अपने एम्प्लॉय के साथ भी रिलेशन सुधर रहा था। उसी दिन रात में बेन फियोना को डेट के लिए पूछता है। दोनों भी बिजी रहते हैं अपने लाइफ को लेके, लेकिन फिर ये लोग सैटरडे की एक डेट प्लान करते हैं, जो कि बेन के दोस्त का एक फ्यूनरल रहता है। अब अगले दिन बेन जूल्स के घर आता है पिकअप करने के लिए। तभी जूल्स बताती है कि जो नया सीईओ है वो काफी इंटरेस्टेड है इस पोजीशन के लिए, लेकिन उससे मिलने के लिए उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा। और वो मैट को पूछती क्या तुम आ सकते हो मेरे साथ, तो वो पेज के स्कूल का कारण देके मना करता है, लेकिन मैट सजेस्ट करता है कि बेन जूल्स के साथ जा सकता है और बेन भी रेडी होता है। फिर वो दोनों भी ऑफिस के लिए निकलते हैं। तभी जूल्स की टेक्निकल टीम उसे कॉल करके गाड़ी में बताती है कि इनकी शॉपिंग का एक बटन काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण ऑफिस में पूरा पैनिक मचा हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में ही जूल्स को उसके माँ का फोन आता है। जूल्स उन्हें बताती है कि अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, दोपहर में कॉल करती हूँ, लेकिन उसकी माँ उसे ताना मारते हुए कहती है तुम तो बहुत ही बड़ी इंसान बन गई हो, अपने पेरेंट्स के लिए भी टाइम नहीं है। भला बुरा कह के फोन काट देती है। ये देख जूल्स अपनी माँ के ऊपर काफी गुस्सा होती है और वो मैट को एक मेल डालती है, ये औरत मुझे इतना क्रिटिसाइज क्यों करती है, वो बाकी माओ की तरह मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकती, और काइंड ऑफ एक गाली देती है, मैसेज भेज देती है।
लेकिन ऑफिस में जाते ही उसे याद आता है कि वो मैसेज उसने मैट के बजाय मॉम को ही डाला है, यानी उसके माँ को ही वो ईमेल गया है, जिसके कारण वो बहुत ही पैनिक होती है। अब क्योंकि उसकी माँ सारे ईमेल शाम को चेक करती है, इसीलिए बेन खुद आगे बढ़ता है और जूल्स को कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे माँ के घर जाता हूँ और उनके लैपटॉप से मेल डिलीट करूंगा। जूल्स भी रेडी होती है और बेन अपने बाकी के दोस्तों के साथ उसके माँ के घर जाता है, जहाँ पे जूल्स बताती है कि माँ के गार्डन में चाबी होगी। अब इनका गार्डन काफी बड़ा रहता है, चारों तरफ ढूंढने लगते हैं और फाइनली उन्हें चाबी मिलती है। लेकिन चाबी खोलते ही सिक्योरिटी अलार्म का कोड ना होने के कारण जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। जल्द ही पुलिस आने वाली थी, इसीलिए सब लोग हड़बड़ा जाते हैं। इनके पास 2-3 मिनट ही रहते हैं, सब लोग घर में लैपटॉप ढूंढने लगते हैं। इन्हें पुलिस की सायरन की भी आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन बेन जूल्स से बात कर लैपटॉप ढूंढ लेता है और मेल डिलीट करता है। और फाइनली पुलिस आने के कुछ मिनट पहले ही ये लोग घर लॉक करके वापस चले जाते हैं और शाम को जूल्स और बाकी के सारे पार्टी करने के लिए जाते हैं, जिसमें पार्टी के बाद जूल्स की हालत खराब होने लगती है, लेकिन बेन उसे संभाल लेता है। अब अगली सुबह बेन पिकअप करने के लिए जाता है, तभी पता चलता है कि मैट की हालत काफी खराब है और पेज एक बर्थडे पार्टी में जाने की जिद कर रही थी। जूल्स भी बिजी थी, इसीलिए बेन पेज को बर्थडे पार्टी में लेके जाने का तय करता है और जूल्स खुद ऑफिस चली जाती है। अब गार्डन पार्टी थी और बेन वहाँ पे बैठ जाता है, तभी वही औरतें बेन के पास आ जाती है और जानबूझ के पूछने लगती है कि जूल्स आखिरकार कैसी बॉस है। हमने सुना है कि वो बहुत ही नकचड़ी है, लेकिन बेन उन्हें सुनाता है कि जूल्स काफी अच्छी बॉस है और अपने काम और घर को लेके वो बहुत ही पैशनेट है, ना कि बाकी औरतों की तरह जो कि सिर्फ दूसरों के लाइफ में ताक झाक करती रहती है। इससे वो औरतें भी चुप हो जाती है। अब इसी वक्त पेज वापस आ जाती है, उसे ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए बेन उसे वापस घर छोड़ने आता है। लेकिन तब भी वो देखता है कि मैट किसी दूसरे लड़की के साथ गाड़ी में बैठकर किस कर रहा है, यानी उसका अफेयर चल रहा था। ये देख बेन बहुत ही ज्यादा हैरान और उसे काफी बुरा लगता है। अब कुछ समय तक बेन पेज को यहाँ वहाँ घुमाता है और शाम के वक्त में मैट घर आने के बाद उसे घर पे छोड़ता है। वो वापस आता है और जूल्स को बताने का सोचता है, लेकिन जूल्स का मूड काफी अच्छा था, इसीलिए वो कुछ भी बता नहीं पाता। अब अगले दिन ही ये दोनों भी सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ शाम के वक्त दोनों भी होटल में रुकते हैं। लेकिन वहाँ पे अचानक से फायर अलार्म बजने के कारण होटल को इवैक्यूएट किया जाता है। सारी चीजें ठीक होने के बाद ये लोग होटल में वापस जाते हैं, लेकिन जूल्स को काफी डर लग रहा था, इसीलिए बेन उसके साथ उसके रूम में रुकता है। तभी अचानक से जूल्स काफी इमोशनल होते हुए बेन को बताती है मैट का कुछ दिनों से अफेयर चल रहा है। बेन उसे पूछता कि तुम्हें पता है? ये सुनते ही जूल्स हैरान होती है कि तुम्हें भी पता था। तभी बेन बताता है कि उसने दोनों को कार में बैठते हुए देखा था। ये सुन के जूल्स रोने ही लगती है। आगे वो बताती है कि मैट बहुत ही अच्छा आदमी है, अभी वो राह भटक गया है। अगर मैं उसे कन्फ्रंट करूंगी तो हम दोनों की भी शादी टूट जाएगी और मैं उससे अलग भी हो जाऊं। वो खुद तो किसी और लड़की के साथ शादी कर भी लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा? मुझे बस अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए इतनी बड़ी सजा मिल रही कि मैं हमेशा अकेले रहूंगी। लेकिन तभी बेन उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम अपना पैशन फॉलो कर रही हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और अगर मैट ये चीजें संभाल नहीं सकता तो वो खुद इनसिक्योर है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं हो सकती। और दोनों की भी ऐसे ही बातें चलती है। अब अगले दिन सीईओ के साथ इंटरव्यू होता है और मीटिंग काफी अच्छी जाती है और जूल्स इस सीईओ को अपॉइंट करने का फैसला करती है और ये लोग वापस अपने घर आते हैं, जहाँ पे वो मैट के साथ बैठती है और वो उसे बताती है कि वो दरअसल नया सीईओ अपॉइंट करना नहीं चाहती, क्योंकि कंपनी वो अपने तरीके से चलाना चाहती है। लेकिन अभी घर के हालात देखते हुए उसे नया सीईओ हायर करना पड़ रहा है, ताकि मैट जो भी ये चीजें कर रहा है वो रोक सके। ये सुनते ही मैट भी काफी शर्मिंदा होता है। उस रात मैट और जूल्स दोनों भी रात भर सो नहीं पाते और मैट सोचने लगता है कि वो ऐसे गलत राह पे क्यों चला गया। अगले दिन सुबह सुबह जूल्स काफी अच्छे मूड में बेन के घर जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे फियोना भी उसके साथ थी, दोनों अभी डेट कर रहे थे। जूल्स बेन को बताती है कि वो आज नए सीईओ को हायर करने वाली है, लेकिन बेन उसे समझाता है कि इस फैसले से तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, बल्कि और भी बढ़ेंगे, क्योंकि तुम अपनी क्रिएटिविटी से कंपनी चला नहीं पाओगी और तुम अपनी अथॉरिटी भी खो दोगी, जिससे तुम और भी स्ट्रेस में जाओगी और ये पर्सनल लाइफ में भी तुम्हें और अफेक्ट करेगा। ये तुम्हारी कंपनी है जूल्स। और फिर दोनों भी ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ थोड़ी ही देर में अचानक से मैट आ जाता है और जूल्स को कहता है कि प्लीज मेरे लिए तुम सीईओ को हायर मत
मत करो, मैं अपने तरफ से काफ़ी शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे अलग नहीं होना चाहता और तुम्हें अपना सपना पूरा करने के लिए मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा। ये सब सुनते ही जूल्स के चेहरे पर खुशी आ जाती है और दोनों भी किस करते हैं और नए सीईओ को हायर करने की आइडिया वो ड्रॉप कर देती है। और जूल्स बेन को ढूंढने के लिए जाती है ये बताने के लिए, तो वो उसे न्यूयॉर्क के एक गार्डन में ताई ची एक्सरसाइज के ग्रुप में मिलता है, जहाँ वो जूल्स को भी इशारे से बुला लेता है और जूल्स भी उनके साथ एक्सरसाइज करने लगती है और फाइनली वो खुद को रिलैक्स करती है। मूवी के आखिरी में ताई ची एक्सरसाइज यही हमें दर्शाता है कि फाइनली बेन के कारण जूल्स को अपने लाइफ में एक बैलेंस मिला है और अब वो दोनों भी चीजें आसानी से मैनेज कर सकती है और यहीं पे ये खूबसूरत मूवी खत्म होती है। मूवी हमें यही दर्शाती है बड़े बुजुर्ग का हमारा आसपास होना बहुत ही जरूरी है। वह जिंदगी के हर पड़ाव और अनुभव से गुजर चुके होते हैं। ऐसे में उनका सुझाव कई बार हमारी काफी सारी परेशानियां खत्म कर देता है। बाय बाय।